हेलो, चलिए तो नीचे रूट अंडर 14 कर लेते हैं। अब अलग अलग करेंगे तो ये इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1/√14 इंटू आई कैप, 2/√14 इंटू जे कैप, 3/√14 इंटू के कैप। ये कितना के बराबर हो जाएगा? 1/√14 और आई कैप को यहाँ बगल में लिखना है, ठीक है। फिर बोलिए 2/√14 और इंटू में जे कैप, और ये हो जाएगा 3/√14 इंटू में के कैप। तो हम जैसे ए बी सी अलग अलग नहीं लिखकर यूनिट वेक्टर निकाल दिए, और अब यहाँ पे हमको एल एम एन का मान चाहिए, तो एल का मान ये हो गया 1/√14। वैसे ही बोलिए एम का मान कौन हो जाएगा? 2/√14 और एन का मान कितना हो जाएगा? 3/√14। तो आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना हो तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों में आपको आसान कौन लग रहा है? आसान यही वाला है। उसमें अलग अलग लिखना फिर अलग निकालना, उससे अच्छा है कि एक ही वजह से निकाल देना, ठीक है। हो गया। हाँ बोलिए। अब एक दो बच्चे को कौन पढ़ाएगा? कम से कम 8-10 को तो पढ़ाया जाए, और 4-5 में अब उतना समय। कौन है? अच्छा, अरे 8-10 बच्चे हो तो मेहनत करने में कुछ फायदा है, 2-4 बच्चे में। हो जाए तो बोलिएगा। पढ़ाएंगे, पहले इसको खत्म करते हैं तब ना आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कितने लोगों से बन गया है? 13 में 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ए है 1 2 -3, 1 2 -3, और बी का वैल्यू है -1 -2 -1 -1, सॉरी -1 -2 1। चलिए आपको कह रहा है कि आप ये जो ए बी लाइन होगा, इस ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। क्या आप लोग उसमें डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए बी निकाल लीजिएगा, और वेक्टर ए बी निकालने के बाद यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा। ऐसे ही ए बी निकालने आ जाएगा ना, पहला में से पहला घटा के आई लगा दो वाला कंसेप्ट। -2 और -2, इजी क्वेश्चन था, अगर थ्योरी समझ में आया होगा। हाँ, इसमें से पहला में से पहला आई कैप, दूसरा में से दूसरा जे कैप, तीसरा में से तीसरा के कैप। अब ये जो वेक्टर आ जाएगा ना हल करके, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा अभी वाले मेथड से, ठीक है। और यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जो कोफिशिएंट आएगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा? एलिमेंट का मान। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये मिटा दो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और बताना है कि वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर। मान लीजिए उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू, लेट कर लीजिएगा, दिया हुआ नहीं है, मान है किसका 13 में कुछ और दे रहा है। अभी हम बनाए कहाँ है कि आपको आंसर मिल जाएगा। पूर्वक अभी हम बनाए कहाँ है, हम तो उतना लिख कर छोड़े। अभी यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको मॉडुलस से भाग करना होगा तब नहीं आंसर मिलेगा। अभी आंसर मिला रहे हैं। डायरेक्शन को साइन नहीं निकालना, अभी तो हम वेक्टर निकाले। अभी तो बोले हैं ना कि उसके बाद करके यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, जो कोफिशिएंट आएगा एलिमेंट का मान होगा। चलिए, वेक्टर ए का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और कह रहा है कि आपको दिखाइए कि वो, देखिए ओ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस होता है। जैसे मान लीजिए कि इधर एक्स है, वाई है, जेड है, ये हो गया एक्स वाई जेड जो हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन पॉइंट है पी है, तो आपको कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखिए, ये जो आपको ऐसे पॉइंट में ऐसे नहीं होता, ये ऊपर होता है, स्पेस में होता है, यहाँ लटका हुआ होता है, ठीक है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये इस एक्सिस के साथ, फिर इस एक्सिस के साथ, और फिर इस एक्सिस के साथ। अगर मान लीजिए आपको थ्योरी पर आएगी, एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा, और जो y के साथ बनता है वो बीटा, और जो z के साथ बनता है वो गामा। तो इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, एक उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है इक्वली इंक्लाइन, एक टॉपिक के लेवल से मिला होगा आपको, इक्वली इंक्लाइन होगा तो स्लोप कितना होगा, याद है किसी को थ्योरी। इक्वली इंक्लाइंड होगा तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो स्लोप क्या बताए थे, प्लस माइनस वन। इस केस में एंगल 45 डिग्री होता है, इसमें 135 डिग्री होता है, ठीक है। तो स्लोप एक बार अगर 45 वाला केस होगा तो एम बराबर tan थीटा, tan 45 1 होता है, और ये tan 135 माइनस 1 होता है। तो वैसे ही ये 2D का था, ये 3D में फिगर है, ठीक है। इक्वली इंक्लाइन दिखाने का मतलब है कि एंगल बराबर बराबर होना चाहिए, यानी कि अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान, तीनों का मान कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब बताइए कि अल्फा का मान हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को डायरेक्शन को साइन निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन को साइन निकालना है, यूनिट वेक्टर निकाल दें, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इसका मॉडुलस, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √3 हो जाएगा, तो 1/√3 इंटू आई कैप, 1/√3 इंटू जे कैप, और 1/√3 इंटू के कैप। अब बताइए यहाँ एल का मान कितना होगा, एल का वैल्यू 1/√3। अच्छा, एल को ही ना कहते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मान 1/√3 निकल गया। तो अल्फा का मान कितना निकलेगा, कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली अगर m का मान पूछे तो m का मान कितना आएगा, तो m का मतलब कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का वैल्यू 1/√3, तो बीटा का वैल्यू कितना, उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। और वैसे ही आप लोग गामा निकाल लीजिए, गामा भी कितना चला आएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। तो आप बताइए, अल्फा का मान कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा भी कॉस इनवर्स 1/√3 और गामा भी कॉस इनवर्स 1/√3। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान तीनों बराबर है। तीनों बराबर है कि नहीं, देखिए तो जो अल्फा आया वही बीटा वही गामा, तीनों बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि जो वेक्टर दिया हुआ है ना, ये वाला वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू, देखिए ओ एक्स लिखने का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ओरिजिन को लेकर का नाम लिया जाता है, ठीक है। जैसे ये ओरिजिन हो गया, तो ये ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस, ओ वाई मतलब वाई एक्सिस, और ओ जेड मतलब जेड एक्सिस। वही उसमें लिखा हुआ है, बताइए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड के साथ सेम एंगल बनाता है। सो the given vector so the given vector
लिख लीजिए क्या, इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इज इक्वली, जगह नहीं है नीचे, इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स कॉमा ओ वाई और एंड ओ जेड, या इसी को शॉर्ट में कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख देंगे, मतलब सारे एक्सिस पर। हो गया। नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये आ गया सेक्शन फॉर्मूला। बताइए तो कल इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दोनों का फॉर्मूला पढ़ाएंगे। ये किसका फॉर्मूला हुआ, इंटरनल की एक्सटर्नल? साजिद, साजिद रजा, क्या हाल है? चला आपका समझ आ रहा है कि नहीं कुछ? थोड़ा थोड़ा कि पूरा किया था कि 90%? नहीं समझ में आए वहां पूछिएगा, ये सब शुरुआती है। जब आधे खत्म हो जाते हैं उसके बाद हमें भी मजबूरी हो जाती है ना, तो हम पीछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। पी और क्यू दो पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पी और क्यू। ठीक है, तो पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, कोई बोलेगा? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस क्या था, के कैप। और क्यू का पोजीशन वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट है, इंटरनली डिवीजन है, और ये पॉइंट मान लीजिए कि आर है। किस रेशियो में? रेशियो दिया हुआ है 2:1। 2:1 का मतलब m के जगह पे 2 हो गया, n की जगह पे कितना हो गया? यहाँ पे m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 1। सिंपल याद रखिएगा, इधर वाले रेशियो से उधर वाले में गुना होता है, इधर वाले रेशियो से इधर वाले में गुना, और इधर वाले रेशियो से इधर वाले में गुना। याद रहेगा? उल्टा तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ये पॉइंट आर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए स्मॉल आर। कैसे निकालते हैं? तो ये ना फॉर्मूला होता है, ये मान लीजिए यही कल 3 पर आएंगे, ये ए का वैल्यू हो गया और ये बी का वैल्यू हो गया, तो पर आएंगे एम बी, मतलब एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर 1 ए, बट्टा में एम प्लस एन, यही तो लिखा है थ्योरी। आइए नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले कांस्टेंट से उधर में गुना कीजिए, मतलब 2 इंटू इस वेक्टर में गुना करेंगे, 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और प्लस एन का वैल्यू है 1, 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और बट्टा में m प्लस एन 2 प्लस 1। अब बताइए 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 आई कैप, पोजीशन वेक्टर पी भी, प्लस 2 के कैप, आपका ध्यान लग नहीं रहा इधर है, टीवी देख रहे हैं क्या? 2 जे कैप माइनस के कैप बट्टा में 3, तो माइनस 2 आई में से आई घट जाएगा तो बच जाएगा माइनस में आई, फिर यहाँ 2 जे और 2 जे 4 जे कैप, और 2 के में से के कैप घटेगा तो के कैप बट्टा में 3। अब अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ कोफिशिएंट -1/3 इंटू में आई कैप, 4/3 इंटू में जे कैप, और 1/3 इंटू में के कैप।
देखिए ये इंटरनल वाले में था तो बस बीच में प्लस लिए हैं, और एक्सटर्नल वाले में यहाँ बीच में माइनस कर लीजिएगा, सबका साइन उल्टा हो जाएगा, फिर हर कर लीजिएगा, हम दूसरा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हो जाए तो बोलिए। नोट कर लिए सभी लोग? आप लोग इतना तेजी में लिखते थे, आज क्या हो गया? हाथ नहीं चल रहा है क्या? आदित्य पता नहीं ज्वाइन किया है कि नहीं किया। आदित्य आप समझ रहा है कि बोर्ड का एग्जाम है, चुपचाप पढ़ रहा हूँ। आप लोग के चक्कर में वो काहे के लिए रहे। ऑफलाइन टेक्निक क्यों? अच्छा 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 अच्छा, याद है, हाँ बोलिए। दे 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 देना दे। पावर प्ले चलता था उस समय। मार हम ही से बच्चा सब खाता है, दूसरा कहीं तो खाता नहीं, कोई मास्टर मारता नहीं है। सब पिटाया है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पिटाया नहीं है, किसी भी बैच को। हाँ, बोलिए। ऐसी बात नहीं है, शिक्षक शिक्षक होते हैं। नहीं, उतना सुनता पीटता कौन? हाँ, मेरे फेवरेट क्या है? तो बढ़िया बात है ना, आप काहे के लिए मारते हैं, सुनते होंगे मारते होंगे तो अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाइए पिटिए सिलेबस। आप आप पिटने का मतलब ये नहीं है कि पीट कर बच्चा को डरा दीजिए, बच्चा कुछ पूछे ही नहीं। तो क्या हो गया, बच्चा बच्चा है, गुस्सा सब कर आता है। अब घर में बहुत छोटा बच्चा, उसको जो भी इधर से आए एक थप्पड़ इधर से लगा दिया। हाँ। अच्छा, तो इसका चर्चा कोई तो कह रहा था, कल के परसों कोई कह रहा था। तो होगी कहीं, या तो ज्यादा गुस्सैल होगी, नहीं तो कोई बड़े परिवार की होगी। दोनों में से कुछ नहीं? सर उसको कुछ नहीं किए? एक एक करके सारे का भंडा फूट रहा है। एक बात समझ जाइएगा, करेक्टर लाइफ में एक बार बनता है, 2 3 4। क्या गारंटी है जो आप मजाक कर रहे हो वो रियलिटी हो? तो आपके बारे में दिक्कत नहीं, दिक्कत यह है कि आपके बारे में एक बार पहले भी बता चुकी है आपकी बहन। सही बात बोल रहे हैं हम, एक बात, मेरा माइंड मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, ये बात समझ जाइए, पूछ लीजिए कभी बोली थी कि नहीं। झूठ नहीं बोल रहे हैं हम कोई। आप क्लास में नहीं बोले, क्लास में ही तो बोले हुए थे। अब क्या सर, आपको ही पता होगा। हम कोई बात ऐसे नहीं बोलते हैं, किसी का बोला हुआ बात ही रिपीट कर देते हैं। मेमोरी मेरा स्ट्रांग है, कोई कुछ बात कह दे तो मेरे दिमाग से हो सकता है कुछ समय के लिए याद है, लेकिन कभी होता है कि जब वैसी बात चल रही होगी तो याद आ जाती है मुझे।
अच्छा, अब विद्या पर हाथ रख के एक ही बात कहे थे कि नहीं मुझे कभी? सही बात है, झूठ नहीं। आप बोले थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर, अरे तो फिर तो बोले थे कि नहीं? फिर अभी देखिए, अभी नकार रही थी, फिर बोले ना, बोले थे। हम मार की बात नहीं है, हम झूठ, मैं मैं झूठ और सच की बात बोल रहा था, दूसरा कुछ नहीं। चलिए, मिड मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? पहला पहला को जोड़कर दो से भाग, तो 2+4/2। अभी पढ़ने का समय है, पढ़िए। करियर बन जाएगा तो मस्ती तो बाद में भी होगा, करियर नहीं बनेगा तो बाद में कोई नहीं पूछने वाला, लात मार कर सब कोई भगा देगा। 4 माइनस में 2 और बाई में 2, ये क्या हो जाएगा? 2+4 6/2, 6/2 मतलब 3i कैप, प्लस 3 और 1 4, 4/2 कितना होता है? 2j कैप, और 4 में से 2 घटेगा 2 के कैप, सॉरी 1 होगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, के कैप। यही तो हो गया मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। एक्सटर्नल वाला निकाल लीजिएगा, प्लस की जगह पर माइनस। हाँ, एक बात आप लोग समझते हैं, जितने भी कोचिंग करते हैं उसमें टीचर लोग भी बस, उन लोगों का बस यही रहता है कि मुझे पैसा मिल गया, बच्चा सब 12 के बाद मुझे नहीं मिलने वाला है। लेकिन वैसा टीचर जो कंपटीशन फेस करता है, वो सोचता है कि हाँ मेरे यहाँ बच्चा पढ़ने आने वाला है, तो वो टीचर के दिमाग में होता है कि ये समय अगर ऐसे ही गुजार देंगे उससे कुछ जाने वाला नहीं है। आपको 99% टीचर वैसे ही है, 99% टीचर वैसे ही मिलेंगे ना। तो गाली देने से किसी का कुछ नहीं होगा ना, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम कोचिंग वाले वही मिलेंगे जो आपको किसी तरह 11 12 काट देंगे, काम खत्म हो गया। लेकिन आगे क्या करना नहीं करना हो, नहीं तो होता है, बहुत सारे क्लास में इंटरटेनमेंट ज्यादा होते हैं, पढ़ाई कम होती है, तो बच्चा भी खुश, टीचर का फिर कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं, वो जहाँ वहीं रह जाएगा। चलिए, कुछ से मतलब नहीं है, आप अपने को उससे अलग रखिए। सो दैट पॉइंट ए बी सी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप, 3i कैप -4j कैप -4k कैप। आपको 1% टीचर वैसा होगा जो मतलब सक्सेस होने के बाद टीचिंग करता है, नहीं तो 99% वैसा टीचर मिलेगा जो अपने टाइम में फेलियर होगा, जो आपको पढ़ा रहा हो। वेक्टर बी का वैल्यू 2i कैप -j कैप +k कैप, और वेक्टर सी का वैल्यू i कैप -3j कैप -4k कैप, सॉरी 4 है, 4k कैप। देखिए क्या कर रहा है कि कोई, सो दैट इतना 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 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल कहाँ पे राइट एंगल है ये हमको पता नहीं है, लेकिन एक ट्रायंगल हम सिंपल पहले बना देते हैं, ट्रायंगल तो है, ये बात तो सत्य है। और राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो कहाँ पे 90 है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, हमको पता नहीं इसलिए हम राइट एंगल बनाया नहीं। राइट एंगल अगर पता होता कहाँ पे है तो हम इस तरह से बनाते, ठीक है। हमको वही पता करना है कि ये क्या करना था, शो करना है कि ये राइट एंगल है, तो कहाँ पे हमको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा बनाते, तो अगर हम ए यहाँ पे डाले, बी यहाँ पे डाले, सी यहाँ पे डाले, तो इतना, ये देखिए ए बी लेंथ का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ये कौन सा थ्योरम है? अगर पाइथागोरस। अब देखिए, हमको अगर यहाँ बी पता है तब तो इतना हम लिख लिए ना, अगर बी के जगह पे यहाँ पे ए होता, यहाँ पे बी, तब ये कंडीशन बदल जाता। यानी कि आपको इसके लिए पहले पता करना होगा कि कहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा, जैसे इसको ए माने थे, इसको बी माने, तो जिस पर 90 डिग्री होता है ना, वो वाला वैल्यू इसमें 2 बार आएगा। देखिए तो, एक तरफ में 2 बार आएगा, एक तरफ में, याद रखिएगा हमेशा। आता तो सब 2 बार है, लेकिन एक तरफ जो प्लस करते हैं उसमें 2 बार वैल्यू आएगा जहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्लियर है? जो प्लस करते हैं उसमें जो 2 बार रिपीट होगा वहीं पे 90 डिग्री होता है। तो अब इसमें किसका किसका स्क्वायर करके उसके बराबर आएगा, हम लोग बनाएंगे कैसे उसको ध्यान। देखिए, आपको हम बताए थे कि अगर पॉइंट 1 2 3 हो,
तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं क्या, ओपी बराबर, और पोजीशन वेक्टर आता कितना है, कौन बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, जल्द बोलिए। हाँ, और प्लस प्लस हो जाएगा 1 i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर पॉइंट हो तो पॉइंट में i j k लगाते हैं तो क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर। और अब उल्टा सोचिए कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो पॉइंट लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर ये नहीं देकर ये वेक्टर दिया होता हमसे पूछ, तो कोफिशिएंट लिख देंगे 1,2,3। इस बात को समझ गए क्या सभी लोग। तो अब बताइए ये वेक्टर ए का ये दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, तो ये पॉइंट कितना रहा होगा, 3 -4 कॉमा दे देगा 3 -4 बी कितना रहा होगा 2 -1 1, और सी कितना रहा होगा 1 -3 -4। अच्छा अब बताइए आप लोग, क्या आप लोग वेक्टर निकाल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो वैल्यू होता है ना, ये वेक्टर होता है कि लेंथ होता है, क्या होता है ये भी, ये लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो हमको पहले वेक्टर निकाल कर मैग्नीट्यूड निकाल लेना होगा, तो इसका लंबाई निकल जाएगा। ये वेक्टर निकाल कर मैग्नीट्यूड, तो इसका लंबाई पता चल जाएगा। फिर ये वेक्टर निकाल कर इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका ये लेंथ पता चल जाएगा। अब इसमें से जब तीनों का लेंथ निकल जाएगा तो 2 का स्क्वायर करके जोड़िएगा ना, तो तीसरा का स्क्वायर किसी न किसी के बराबर आएगा। यही तो बनाना है, मतलब वेक्टर मेथड का यूज करना है। अब बताइए हमको ए बी वेक्टर निकालना है, तो किसमें से किसको घटाएंगे बताए थे, बाद वाला में से पहले वाला घटता है, बी में से ए को, बी में से ए को, बाद वाले, बोलिए कहाँ पे चला, सी में क्वेश्चन गलती लिखे हैं क्या। अच्छा i-3j, i-3j, बहुत बहुत धन्यवाद। चला -5k कैप, चलिए तो इसको कर लीजिए आप -5। अब बताइए आप, हमको ए बी निकालना है, तो बताए थे कि बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, तो बी वाले में से ये वाला घटाइए, तो पहला में से पहला घटेगा मतलब 2 में से 3 घटेगा, तो 2 -3 इंटू में आई कैप, फिर बताइए -1 माइनस माइनस +4 हो जाएगा इंटू में जे कैप, फिर हो जाएगा 1 माइनस माइनस +4 इंटू में के कैप, ये हो जाएगा -1 लिखते नहीं है, आई कैप लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3 जे कैप और ये 5 के कैप। अब बताइए हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तब तो लेंथ निकलेगा ना, तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालने के लिए बताए थे, याद है, माइनस है तो भी प्लस ही लेना है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, 35, √35 हो जाएगा। मतलब एक का लेंथ निकल गया, इसका वैल्यू कितना निकल गया, √35। क्या आप लोग वैसे ही बीसी नहीं निकाल सकते हैं, बीसी निकाल कर मॉडुलस निकाल लीजिएगा, एसी निकाल कर मॉडुलस निकाल लीजिएगा, और 2 के स्क्वायर करके जोड़िएगा, तीसरा के बराबर हो जाएगा। हाँ मैग्नीट्यूड बन जाएगा, छोड़ दूं, अरे ये बनेगा कि नहीं, ठीक है, अरे बन जाएगा, बीसी निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तीनों का लंबाई निकल जाएगा ना, 2 को जोड़कर 1 के बराबर आ जाएगा, हो गया राइट एंगल। चलिए अब एक ऑब्जेक्टिव, हमको लगता है ऑब्जेक्टिव तो हम थ्योरी में ये कवर कर दिए थे, और 9 नंबर भी थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। याद रखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन गलती है, दिमाग में सेट होता है कौन सही पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन गलती है। ना जितना परसेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते उतना क्वेश्चन मुश्किल है चला हल करना, स्कूल में पढ़ते होइएगा, हवा हवाई उड़ा कर पढ़ते होइएगा, 1 4 5 10 खत्म। तो फिर तो क्या दिक्कत है। अच्छा चलिए, अरे केवी का बच्चा केवी में जाने से पहले ही पढ़े रहता है, तो वहाँ जाता है तो नहीं।
बहुत अच्छा है, एकदम टीचर के सामने। टीचर के टीचर के सामने टीचर के सामने दे दनादन, वो सब दोस्त सब देख रहा होगा उस समय, सामने जब दे दनादन लगे तब नहीं लगेगा बच्चा सब पढ़ाई किया मतलब। थोड़ा भी शर्मा रही है, गलती आपकी है, माफी जाके माँ मांगती है। तो माफ कर दिए तो आखिर आप आपके लिए ना वोट मांगने गई। हो गया, मास्टर साहब खुश, बेटा खुश, बाप खुश। स्कूल तो ऐसे भी कुछ चलिए अच्छी बात है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टॉपिक दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें पहला लिखिएगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर या इसी को डॉट कहते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए लिखिएगा, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट of two non-zero vectors, of two non-zero vectors, vector A and vector B, vector A and vector B, denoted by vector A dot vector B and given by vector A dot vector B equal to mod of vector A into mod of vector B cos theta, where theta is the angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B। फिगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है एंगल थीटा है, इसको O मान लीजिए। हाँ, cos थीटा। A डॉट B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर A इनटू मोड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। हो गया। देखिए अभी जो पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पीछे वाले से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसमें से आपको मिलेगा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। हो जाए तो आगे लिखिएगा, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? चलिए अब जरा आप ध्यान दीजिएगा कि इफ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b इक्वल टू 0, देखिए तो यहाँ तो 0 करने का मतलब 0 वेक्टर है, अगर वेक्टर a का वैल्यू 0 है, वेक्टर b का वैल्यू 0 हो, तो अब बताइए अगर दोनों में से कोई एक 0, a 0 हो तो b a गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा, तो क्या इसमें थीटा बचेगा? ये तो सब खत्म हो जाएगा ना, थीटा बचेगा ही नहीं, तो मान कहाँ से निकलेगा? तो ए 0 हो या बी, दोनों में से कोई एक 0 हो तो थीटा का मान नहीं निकले, मतलब थीटा बचेगा नहीं, कहने का मतलब है कि थीटा डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, इफ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b इक्वल टू 0, देन
देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा इज नॉट डिफाइंड। और अब बताइए अगर मान इसमें डालेंगे तो मान कितना के बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू दोनों में से कोई एक जीरो होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबके पास एनसीईआरटी बुक है क्या? तो कुछ चीज को लिखाते नहीं या लिखा देते हैं, लिखाने से होगा कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा नोट में, पहला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर, या इसी को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्केलर, स्केलर। जरा आप लोग बताइए कि ये जो मैग्नीट्यूड का मान आएगा ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान वेक्टर आएगा कि स्केलर आएगा, क्या आएगा? अरे मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड 2 4 5 10 कुछ ना कुछ क्या आएगा, मतलब कोई ना कोई मान लीजिए कुछ ना कुछ नंबर आएगा। ये भी मॉडुलस है तो ये भी कोई ना कोई मान लीजिए नंबर आएगा, 2 4 5 चाहे जो है। और कॉस थीटा का मान भी क्या आएगा, ये भी कोई ना कोई नंबर होगा, तो सबको गुना करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। मान लीजिए कि 2 4 5 यहाँ 12 ही हो जाता है, तो 12 ये क्या होता है बोलिए तो, वेक्टर की स्केलर। नहीं समझे क्या? देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है तो केवल मैग्नीट्यूड स्केलर, ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, तो सब स्केलर, तो स्केलर स्केलर में गुना करने पर क्या आता है, स्केलर। तो कहने का मतलब है कि ए डॉट बी का जो मान आएगा ना ये स्केलर आएगा, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, देखिए डॉट का मतलब डॉट से गुना है तो डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट ये क्या चीज के बराबर आता है, ये एक स्केलर आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वही लिखे हैं ए डॉट बी इज रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कांस्टेंट, उसी को हम लोग स्केलर भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अच्छा वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, तो कहने का मतलब है कि ए अगर ऐसा है तो बी कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर का मतलब कितना, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन थीटा का मान कितना हो जाएगा बोलिए तो, 90 डिग्री। तो अगर थीटा का मान 90 होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना के बराबर, देखिए तो मान डालेंगे तो यहाँ पे ये तो कुछ भी होगा, यहाँ cos 90 होगा तो cos 90 जीरो होता है। यानी कि आपको कंडीशन याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में जब ए बी पर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। मतलब अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा तो ए डॉट बी निकालेंगे, और ए डॉट बी अगर जीरो के बराबर आ गया तो वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर होगा। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? अगर पैरेलल होगा, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन थीटा का मान कितना होगा, पैरेलल का मतलब ये भी ऐसे ये भी ऐसे, दोनों के बीच में कभी एंगल बनेगा कुछ, 0 डिग्री। क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, 0 डिग्री। अब जरा बताइए इस केस में अगर निकालेंगे ए डॉट बी का मान तो कितना के बराबर आएगा, यही ना फॉर्मूला था, वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ cos 0 तो cos 0 का मान 1 होता है, मतलब ये वाला हट जाएगा, कितना के बराबर आ जाएगा, इतना के बराबर आ जाएगा। किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है इसमें? हाँ मॉडुलस रह जाएगा, cos हट जाएगा, cos 0 1 होता है, मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा मान क्या आएगा, कहने का मतलब ये। हाँ ये वाले अब दिमाग में सेट रखेंगे कि जब दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हो जाए तो बोलिए जल्द, हो गया, 2 3 मिनट और आप काम लेंगे उसके बाद छुट्टी कर देंगे।
जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग चौथा नंबर पॉइंट देखें, ध्यान से देखिएगा, इसी से ऑब्जेक्टिव आता है। अभी जो पढ़ा रहा है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आना पक्का है, 100% गारंटी है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला बोलिए तो, अभी पढ़ा है, ए डॉट बी का वैल्यू, यही ना होता है फॉर्मूला, मोड ऑफ ए, अब बी